तो वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन फोर्स नहीं है, वो क्या है? एनर्जी है। तो वापस से हम एक बार इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड वी विल डिराइव द नेसेसरी इक्वेशंस आल्सो। इसके लिए नोट्स मैं अलग से अपलोड करूंगा, वो बंद कर दो। इसके लिए मैं नोट्स अलग से अपलोड करूंगा क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है ये। So let us understand again what is electromotive force. Electromotive force is also known as EMF in short. तो अगर आपको याद होगा, you should remember, कंडक्टर में what you have is, क्या है कंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन्स तो है, पॉजिटिव आयॉन्स भी है। तो you have positive ions which are vibrating and you have free electrons एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म रैंडम मोशन। जब तक आपने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट नहीं की तब तक ये मोशन क्या होता है? रैंडम होता है। जैसे ही आपने एक्सटर्नल बैटरी मतलब सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इसको कनेक्ट कर दिया, तो व्हाट हैपेंस इज दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। सो व्हेन अ सोर्स ऑफ वोल्टेज या फिर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड, free electrons they move from negative terminal of the battery towards positive terminal through external conductor। इसको आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्जेस मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। तो ये मोशन इमेजिन करने के लिए यू कैन इमेजिन दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और द सेल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल थ्रू एक्सटर्नल कंडक्टर। ये कंडक्टर एक्सटर्नल है, लेकिन इफ यू रिमेंबर these are also vibrating। तो वाइब्रेशन लीड्स टू अपोजिशन, अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस। अगर हमको इस चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखना है तो कंटिन्यूअसली हमको इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वर्क डन। सिंस देयर इज रेजिस्टेंस, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि 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 यहाँ पे कंडक्टर में, जगह चेंज करो, फास्ट नहीं, उठो वहां से उठो, क्योंकि कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो हमको चार्ज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअसली वर्क करना है। वर्क मतलब एनर्जी होता है, तो एनर्जी कौन सप्लाई करता है? बैटरी मतलब सेल। तो सपोज मेरे पास एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, यूनिट चार्ज नेगेटिव हो सकता है। आपके पास अगर यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो यूनिट नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाने के लिए जितना भी एनर्जी स्पेंड होगा, दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ। या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तक लेके जाने में जो एनर्जी स्पेंड होगा उसको बोलोगे ईएमएफ। तो ईएमएफ इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज once round the complete circuit। once round the complete circuit, complete ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो सेल है इसको मैं प्लेट्स की जगह पे मैं इसको एक बैटरी जैसा दिखा देता हूँ। जो नॉर्मली सेल लाते हो आप वो, अब ऐसा क्यों दिखाया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कहाँ से हुए, कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, कहाँ से निकले? सेल के अंदर से। अब सेल के अंदर से निकले हैं तो सेल का खुद का भी तो कुछ मटेरियल है, तो सेल के मटेरियल को भी क्या करना पड़ेगा? ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हो गए, एक हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक हो गया। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम समझ लो। हमको करना क्या था, यहाँ पे जैसे ही सेल कनेक्ट किया तो नेगेटिव चार्जेस फ्लो होने लगे, कहाँ से? नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, तो एक काम करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा सा लिखते भी जाएंगे। व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड across the external conductor, नेगेटिव चार्जेस कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं? नेगेटिव चार्जेस मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल of the cell through the conductor।
to the conductor, right? This motion is equivalent to motion of positive charges from positive terminal to, so this is equivalent to the motion of positive charges from positive terminal to negative terminal, from positive terminal to negative terminal, राइट? अब हमको अगर इस मोशन को मेंटेन करना है तो वर्क डन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है. सिंस देयर इज रेजिस्टेंस, work needs to be done. And what is work? Energy. Work needs to be done to maintain the flow of charges. मतलब अगर आपको constant current maintain करना है तो work done करना पड़ेगा. Work needs to be done to maintain the flow of charges. तो ये जो वर्क डन है, मतलब एनर्जी है, किसने प्रोवाइड किया? सेल ने. तो सेल provides the required energy. इसके लिए तो हम EMF को क्या बोलते हैं फिर? एनर्जी. तो अब EMF डिफाइन कैसे करोगे? EMF डिफाइन करने के लिए आप बोलोगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज. मैं यूनिट नेगेटिव भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूनिट पॉजिटिव भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला दोनों टाइप के चार्जेस मूव हो सकते हैं. अगर दोनों टाइप के चार्जेस होंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है. So the energy required to circulate unit charge once round complete circuit. ये complete वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आगे जाके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन करना है. अगर एक कंप्लीट वर्ड मिस कर दिया तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में कंफ्यूजन हो जाएगा. तो EMF डिफाइन करने के लिए कंप्लीट ये वर्ड आना ही चाहिए. द एनर्जी रिक्वायर्ड to circulate a unit charge once round the complete circuit is known as EMF, is known as electromotive force. तो ये क्या है? ये एनर्जी है कि कब ये एनर्जी स्पेंड हुआ? टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट. अब क्योंकि आप बोल रहे हो ये एनर्जी है, दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. फॉर्मूला अगर बनाओगे तो EMF क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज. अब वर्क अपॉन चार्ज क्यों लिखा? क्योंकि आपने क्या बोला? एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम का चार्ज. सपोज मेरे पास 1 कूलम चार्ज नहीं है, मेरे पास चार्ज कैपिटल Q है, तो मैंने कैपिटल Q चार्ज को क्या किया? एक बार सर्कुलेट करवा लिया. उसमें एनर्जी कितना स्पेंड हो गया? E. लेकिन उस एनर्जी को हम EMF बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि वो उसका एक स्ट्रिक्ट कंडीशन था. कंडीशन क्या था? कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट चार्ज ही होना चाहिए, और यूनिट चार्ज को एक बार राउंड घुमा के लाने के लिए जितना भी एनर्जी लगेगा वो क्या होगा? EMF. अगर आपके पास यूनिट चार्ज नहीं है तो फिर क्या करोगे? आप टोटल वर्क डन निकाल लोगे. फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, सपोज मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है, हमारे पास 1 कूलम नहीं है, 10 कूलम है. तो मैंने क्या किया? 10 कूलम को मैं एक बार घुमा के लाया, सर्कुलेट करवा के लाया 10 कूलम को, और एनर्जी लग गया 100 जूल. कितना जूल? तो 10 कूलम के लिए कितना जूल? 100 जूल. 10 कूलम के लिए कितना जूल? तो एक के लिए कितना? तो आपने क्या किया? टोटल वर्क को किससे डिवाइड किया? टोटल चार्ज से. हाँ, तो फिर यहाँ पे हमने क्या किया? टोटल वर्क को किससे डिवाइड किया? टोटल चार्ज से. तो याद रखना कि हमेशा हमारे पास यूनिट चार्ज होगा ऐसा नहीं होता है. हमारे पास यूनिट चार्ज नहीं है. फिर हमने क्या किया? जो भी चार्ज अवेलेबल था वो पूरा ही चार्ज सर्कुलेट करवा लिया और एनर्जी काउंट कर लिया, और उस एनर्जी को डिवाइड कर लिया. किससे डिवाइड कर लिया? टोटल चार्ज से. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट EMF. और इसका अगर ऐसा यूनिट चाहिए, सिंपल है, वर्क डन इज इन जूल, चार्ज इज कूलम, तो जूल पर कूलम. और अगर आपको इसका डायमेंशंस फाइंड करना है
तो वर्क का डायमेंशन और चार्ज का डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी है, M1L2। चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट मतलब क्या, A1 और टाइम T1। ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ईएमएफ, ये ई नहीं है, ये कौन है, ईएमएफ। ईएमएफ इज M1L2T-3 A-1। ये आके डायमेंशंस ऑफ ईएमएफ। यहाँ तक क्लियर। तो अब तक हमने सिर्फ ईएमएफ को इंट्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट अ यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइन कर लेंगे और बाद में हम देखेंगे व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होगा तो मतलब वो कौन है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया कहां से। चार्ज को अगर आपको वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट मूव करना था तो उसको एनर्जी देना था। एनर्जी किसने दिया, सेल ने दिया। लेकिन सेल खुद भी तो किसी मेटल से बना होगा। फॉर एग्जाम्पल जो आप सेल लाते हो वो नॉर्मली जिंक सल्फाइड का होता है। तो जिस किसी मटेरियल से आपने सेल बनाया, उस मटेरियल ने ही चार्ज को अपोज कर दिया इंटरनली। क्योंकि चार्ज कहां से निकला, चार्ज सेल के अंदर से आया। तो सेल के अंदर से बाहर आने तक जो सेल का खुद का मटेरियल है वो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो उसको क्या बोलोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन टू द मोशन ऑफ चार्ज। लेकिन इस चार्ज को अपोज किसने किया, खुद सेल के मटेरियल ने। तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग एकदम सिंपल रखने वाले हैं। सिर्फ याद रखना, सेल सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। but any cell is made up of some substance। अब नोट्स में इसको ऐसा भी बोला होता है कहीं कहीं जगह पे बुक में, एनी सेल हैज इट्स ओन कंपोजिशन, मतलब उसका खुद का मटेरियल है बेसिकली। तो इसका मतलब क्या, बट एनी सेल इज मेड अप ऑफ सम सब्सटेंस which which also offers resistance, which also offers resistance to the charge. This resistance is internal to the cell, मतलब ये खुद सेल का ही है, जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया उसी ने अपोज कर दिया। तो इसको क्या बोलोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इज इंटरनल टू द सेल and hence known as internal resistance, and hence known as internal resistance। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं बाय डिफॉल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो चार्ज हमको सर्कुलेट करना था वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, उसके लिए जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, एनर्जी मतलब कितना, ईएमएफ। So the energy spent to circulate any charge once round the complete circuit is used in two ways। एनर्जी का एक पार्ट यूज हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, और एक पार्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। तो ईएमएफ जो था, मतलब जो एनर्जी हमने सप्लाई किया टू सर्कुलेट एनी चार्ज once round the complete circuit, that energy is spent in two ways, one to overcome internal resistance and other to overcome। ये जो एनर्जी स्पेंड हुआ इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज भी क्या है, एनर्जी है। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड
to circulate unit charge once through external resistance. वहां पे आपने क्या बोला था? complete the energy required to circulate a unit charge once round the complete circuit. complete circuit में दो रेजिस्टेंस थे, एक था इंटरनल, एक था, तो सिर्फ एक्सटर्नल को ओवरकम करने में कितना एनर्जी स्पेंड हुआ उसको क्या बोलोगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो डिफाइन कर लेंगे। अब कहां तक हम आए थे? हम आए थे इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट तक। तो अब क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे देयरफॉर द एनर्जी सप्लाइड टू द यूनिट चार्ज is used in two ways. Number one, in overcoming internal resistance. And number two, in overcoming external resistance. Now clear? The energy required to circulate. हेलो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुमको ही बोल रहा हूँ। द एनर्जी रिक्वायर्ड इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, किसको एनर्जी सप्लाई किया? यूनिट चार्ज को। So the energy required by unit charge, unit charge to overcome external resistance, is known as terminal potential difference, या फिर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका अल्टरनेट डेफिनेशन भी बन सकता है, द एनर्जी स्पेंड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लिखना आपको जैसे लिखना है लिख सकते हो, वैसे ही बोल सकते हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट चार्ज टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर द एनर्जी spent to circulate unit charge once through, राउंड नहीं बोल सकते ना, राउंड तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ थ्रू हो रहा है, सिर्फ एक टर्मिनल से कहां जा रहा है, तो वंस थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोला? क्योंकि चार्ज एक टर्मिनल से कहां जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, because the charge is going from one terminal of external resistance to the other terminal of external resistance. यहाँ तक क्लियर? पक्का क्लियर? श्योर? तो अब क्या करेंगे हम? अब तक हम ओहम्स लॉ में लिख रहे थे V इक्वल टू IR, अब ये चेंज हो जाएगा। अब हमको ओहम्स लॉ लगाना पड़ेगा कंप्लीट सर्किट पे। अब तक हम ओहम्स लॉ अप्लाई कर रहे थे, तो ये अजम्पशन था कि वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ईएमएफ क्या बन जाएगा? वोल्टेज बन जाएगा, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? व्हाट इज ईएमएफ? टोटल एनर्जी इन ओवरकमिंग टू थिंग्स, नंबर वन, नंबर टू, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी इज यूज्ड ओनली टू ओवरकम, मतलब ईएमएफ क्या बन जाएगा? ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस। वापस एक बार कनेक्ट करो, वापस एक बार सुन लो, अच्छे से समझ लो। ईएमएफ इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसको डिनोट करते हो ई से, और पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हो वी से। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं तो फिर एनर्जी स्पेंड हुआ ओनली टू ओवरकम, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम हो गया। हाँ, तो फिर हम V इक्वल टू IR जब लिखते थे तो उसमें अजम्पशन था कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अब अगर आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस लेते हो तो ओहम्स लॉ चेंज होगा। और एक दूसरी चीज भी समझ लो अच्छे से, सपोज ऐसा क्वेश्चन आया, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।
अब पहली बात तो समझ लो कि तुम इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, वो इंटरनल है ना, वो अंदर है सेल, कैसे मेजर करोगे, नहीं कर सकते। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, वो डायरेक्टली तो नहीं हो सकता क्योंकि वो सेल के मटेरियल की वजह से आया है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आया ही नहीं है, वो खुद मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो कैसे मेजर करोगे, यू कैन नॉट मेजर। तो उसके लिए हमको इनडायरेक्ट मेथड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अभी ओहम्स लॉ अप्लाई कर देंगे कंप्लीट सर्किट पे। सो ओहम्स लॉ अप्लाइड टू द कंप्लीट सर्किट। अब ये कंप्लीट सर्किट बोलने का मतलब क्या, कंप्लीट सर्किट बोलने का मतलब क्या, इंटरनल एज वेल एज। तो अब तक हम जो सर्किट ड्रॉ कर रहे थे, कहीं पे भी आपने देखा होगा, अब तक हम जो सर्किट ड्रॉ कर रहे थे, हम वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई नहीं रहे थे, हम क्या दिखा रहे थे, एक्सटर्नल। तो यही डायग्राम है। मैं इस कंडक्टर को हटा के इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस शो करूंगा, मैं इस सेल को हटा के इस सेल का वोल्टेज मतलब ईएमएफ, और क्या शो करूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो डायग्राम सेम है, सिर्फ सिर्फ इस डायग्राम में कंडक्टर नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, रेजिस्टेंस। और और ईएमएफ के साथ क्या दिखाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। नोटेशन अच्छे से समझ लो, ये है आर, और कैपिटल यूज करना मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पे था सेल, सेल मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ, और यहाँ पे ये है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर मतलब कौन है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये किसका रेजिस्टेंस है, सेल का। तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस शो करना हो तो इसको आप एक रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करते हो। नॉर्मली ये रेक्टेंगल डॉटेड लाइन होता है। तो व्हेन यू शो समथिंग लाइक दिस, इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि ये रेजिस्टेंस सेल का है। ये रेजिस्टेंस हमने बाहर से नहीं कनेक्ट किया, जो भी सेल हम लाए थे, जो भी बैटरी हम खरीद के लाए थे, उसी का रेजिस्टेंस है ये। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने सेल कनेक्ट किया, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव से। तो यहाँ से करंट फ्लो हो गया आई, यहाँ से करंट गया आई, यहाँ से गया आई, और यहाँ से भी गया आई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में एक ही पॉइंट कॉमन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग सीईटी जेई नीट के, क्योंकि उसमें ज्यादा लगेगा ये, उसमें मैं ऐसा मेथड फॉलो नहीं करूंगा, उसमें डायरेक्ट बोलूंगा व्हाट इज इक्विवेलेंट देन, आर प्लस आर। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करते हैं, हम बोलते हैं V इक्वल टू आई आर, लेकिन R क्या है, कैपिटल आर प्लस, डन, दिस इज व्हाट वी डू। फिर हम बोलते हैं V बाई आई इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इक्वल टू V बाई आई माइनस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे हमको करना है। अभी फिलहाल हमको इसका डिटेल एनालिसिस करना है। अभी फिलहाल हमको ये इक्वेशन फुल फ्लेज मेथड से डिराइव करना है, फिलहाल शॉर्टकट नहीं चलेंगे। तो ये जो सोर्स है, इसका ईएमएफ कितना है, ई। ईएमएफ मतलब क्या, एनर्जी। एनर्जी कौन यूज करता है, रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ का एक पार्ट कौन यूज करने वाला है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक पार्ट कौन यूज करने वाला है, स्मॉल आर। तो आपको याद होगा, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल को क्या लिखते हो, वी। ये वी इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उसको हम लिखते हैं वी सफिक्स आर। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर। मैं आप वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक सेल था, उसका ईएमएफ ई था, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर था, हमने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ईएमएफ मतलब एनर्जी, एनर्जी विच इज यूज टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। तो कंप्लीट सर्किट में कौन कौन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और तो ईएमएफ, ये जो एनर्जी है ये कौन कौन यूज करेगा, कौन कौन यूज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, वो क्या है, वी है। यहाँ पे ड्रॉप होगा पोटेंशियल का, वो क्या है, वी आर है। बराबर। अब एग्जाम में अगर आपको लिखना है, एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आता है, तुमको पता सब है, लिखना कैसे वो भूल जाते हो, होता है ना ऐसा, होता है।
वो क्यों होता है? क्योंकि तुम जैसे नोट्स में है, जैसे बुक में है, वैसा ही लिखने की कोशिश करते हो। आपके पास यहाँ जो जो दिखता है ना उसको एक्सप्लेन करना है। आपको ई दिखता है, ई, यहाँ से स्टार्ट करना, लेट ई। ई दिखा, बता देंगे क्या है ई। फिर कौन दिखा? आई, आई। फिर कौन दिखा? वी, वी। फिर क्या है? हाँ, कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल आर लिखता हूँ फिर मैं, कैपिटल आर। फिर क्या है? स्मॉल आर। उसके बाद क्या है? वी है। फिर क्या है? ई। अभी याद रखो, 11th हो, 12th हो, बोर्ड एग्जाम हो, जहाँ पे थ्योरी हो, वहां पे इस पैटर्न को फॉलो करते जाओ। जो जो यहाँ पे दिख रहा है वो दिखा दो, लिख दो। ई इज ईएमएफ, किसका? किसका? सेल का। आई क्या है? करंट है। कहाँ से है? सर्किट में से है, तो करंट थ्रू द सर्किट। और आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और स्मॉल आर क्या है? और ये वी कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, एक ही बात है। अक्रॉस, अक्रॉस कैपिटल आर। ये कौन है? अक्रॉस स्मॉल आर, तो अक्रॉस स्मॉल आर। हो गया। ऐसा लिखना होता है एग्जाम में, पूरे मार्क्स मिलते हैं। इनफैक्ट ये ज्यादा सिस्टमेटिक दिखता है, मतलब आपको पता है कि क्या क्या यूज कर रहे हो, तुमने सिस्टमेटिकली बता दिया। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब ये जो ईएमएफ था, ये था टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। लेकिन वो दो जगह पे यूज हो रहा है, वी और वी आर। तो एनर्जी स्पेंड, एनर्जी स्पेंड, कितना एनर्जी स्पेंड हुआ? ई। एनर्जी स्पेंड ई इन, इन सर्कुलेटिंग, इन सर्कुलेटिंग यूनिट चार्ज once round, once round the complete circuit is used in two ways. Once round the complete circuit is used in two ways. पहला, पहला इन ओवरकमिंग, इन ओवरकमिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि चार्ज पहले तो सेल से बाहर निकलना चाहिए, इसको क्या बोला है? वी आर। एंड दूसरा, इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो कौन है? वी है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी। देयरफॉर ये जो ई सप्लाई किया, इसने दो काम कर दिए, वी प्लस वी आर। इक्वेशन नंबर 1। बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा, आप दोनों को कब से मैं देख रहा हूँ पीछे बैठ के, कुछ ध्यान है नहीं क्लास में। टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज पढ़ने जाओगे तो गए, पहले फिजिक्स बाउंसर जाता है, फिर तो बाउंसर का भी बाउंसर है। हाँ, तो ध्यान दो यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब डू यू नो व्हाट इज ओम्स लॉ? बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। V, कैपिटल V इज I इंटू कैपिटल R, क्योंकि कैपिटल V क्या था? ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और वी आर क्या है? वी आर क्या है? I इंटू स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर, सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में। दोनों जगह पे V इक्वल टू आई आर है, सिर्फ कैपिटल V तो कैपिटल R, वी आर तो I स्मॉल आर। क्योंकि वी आर ड्रॉप कहाँ था? स्मॉल आर के अक्रॉस, तो करंट कितना है? I है, रेजिस्टेंस कितना है? R है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमको? E इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो E इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। जो मैंने फॉर्मूला बताया था वैसा ही दिख रहा है, ये E की जगह पे V था, आई आर प्लस आर था। ये नॉर्मली हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस, करेक्ट? तो ये आ जाएगा E बाय आई इक्वल टू कैपिटल R प्लस, तो देयरफॉर स्मॉल r इक्वल टू E बाय आई माइनस आर।
ये बन गया इक्वेशन टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसा आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हो। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड, क्या फाइंड करते हो इससे? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्लियर? अब इससे पहले एक इक्वेशन था E इक्वल टू वी प्लस वी आर, बट E इक्वल टू वी प्लस वी आर कैन बी रिटर्न एज, देखो अब ऐसा है कि अभी पिछले हाफ एन आवर में, पिछले 30-40 मिनट्स में हमने दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। एक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू एनर्जी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या है? एनर्जी है। ईएमएफ क्या है? एनर्जी यूज्ड टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एनर्जी स्पेंड टू टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज वन थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया वो है स्मॉल आर का। वो क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस का। बराबर? तो हमने अब तीन फॉर्मूला बनाने चाहिए, दो तो हो गए। ईएमएफ का हो गया, ईएमएफ का एक वहां पे हुआ, ईएमएफ का एक फॉर्मूला यहाँ पे भी हुआ, स्मॉल आर का भी हो गया। यस, क्या बाकी रह गया? कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भूल के क्या? वो तो पता ही होता है। क्या रह गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रह गया। तो मैंने वही तो बोला, पिछले 40-45 मिनट्स में हमने तीन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने ईएमएफ का फॉर्मूला बना लिया, यस। हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का बना लिया, यस। क्या रह गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कौन? वी। तो इसी फॉर्मूला को मैं लिख देता हूं, V इक्वल टू ई माइनस वी। लेकिन वी आर कौन है? कौन है वी आर? आई इंटू स्मॉल आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? ईएमएफ माइनस आई आर। बराबर? करेक्ट? वो होना भी चाहिए था। ईएमएफ दो काम करता है। कौन से दो काम करता है? एक्सटर्नल को ओवरकम करता है और इंटरनल को। बराबर? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड ओनली टू ओवरकम एक्सटर्नल। मतलब सपोज सपोज थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर ईएमएफ 10 जूल है, उसमें से 8 जूल लग गया एक्सटर्नल को ओवरकम करने में, तो 2 जूल कहाँ यूज होगा? तो आप 10 इक्वल टू कैसे लिखोगे? 10 इक्वल टू कैसे लिखोगे? 8+2। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? तो वी कौन है? ई माइनस, हो गया फॉर्मूला। और एक तरीका है सोचने का, आप ईएमएफ बोलते हो, ईएमएफ दो काम करता है। दो काम करता है ना ईएमएफ? कौन से दो काम करता है? और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही काम करता है, और काम। तो फिर ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? तो ईएमएफ ईएमएफ में से कुछ माइनस करोगे तब जाके क्या मिलेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ईएमएफ क्या है? ज्यादा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कम है। तो ईएमएफ में से मैं कुछ माइनस करूंगा तब जाके क्या मिलेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत लॉजिकल चीज है, सिंपल है। मैंने दो लोगों को बोला कि तू एक काम कर, दूसरे को बोला दो काम कर। ईएमएफ को बोला तो दो काम कर ले, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बोला तो एक ही काम कर। तो एनर्जी ज्यादा कौन लगाएगा? जो दो काम करेगा। हाँ, तो फिर वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। तो याद रखो, अगर आपको सर्किट का एनालिसिस करना है अच्छे से आगे जाके, वो तो बहुत सिंपल सिंपल लेवल है, आगे बढ़ेगा लेवल धीरे 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 धीरे। 12th में आओगे तो अलग ही लेवल है वो। कभी भी सर्किट को एनालिसिस करते वक्त उस सर्किट के अंदर घुस के सोचना पड़ता है आपको कि क्या हो रहा है। सेल है, सेल से चार्ज निकलने वाला था, जाने वाला था घूम फिर के वापस से सेल के दूसरे एंड पे। लेकिन जब निकलने की कोशिश की तो खुद के ही मटेरियल ने उसको रजिस्ट कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस, एनर्जी स्पेंड हो गया।
मतलब अगर ईएमएफ सेल के पास 10 जूल एनर्जी है तो मुझे सेल के बाहर 10 जूल मिलने ही नहीं वाला है। 9 मिल सकता है, 8 मिल सकता है, 9.5 भी मिल सकता है, पूरा 10 नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खुद सेल ने यूज कर लिया और फिर बाकी का कहाँ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू। अब तो V क्या आ गया, E माइनस आई आर। इसकी जरूरत क्यों थी, क्योंकि अब तक तो हम एक एक सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है बैटरी कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो जैसे आपने रेजिस्टेंस में दो कॉम्बिनेशन देखे देखे ना, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड, यहां पे भी दो कॉम्बिनेशन आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। दोनों को ही बैटरी बोलते हो। मतलब अगर आप दो या दो से ज्यादा सेल लगा रहे हो, सीरीज में लगा रहे हो या फिर पैरेलल में लगा रहे हो, बोथ आर कॉल्ड एज बैटरीज। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर, तो लेट अस स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। उसमें पहला कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन स्टडी करना है तो आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसमें पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे हमने रेजिस्टेंस का केस किया था, एग्जैक्टली हम वैसे ही यहाँ पे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस के केस में बोला था आपने कि जब एक इलेक्ट्रिकल पाथ में किसी भी दो रजिस्टर में एक ही पॉइंट कॉमन हो, क्या बोलेंगे उसको, हमने लिखा भी था, व्हेन ओनली वन टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन टू रजिस्टर्स देन इट इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मोर और लेस सेम है, थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंस है, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंस है। हम्म। अब यहाँ पे हमारे पास सेल्स है, सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इसको बोलते हो सीरीज कॉम्बिनेशन। सब डिफाइन कैसे करोगे, कैसे करोगे, if in an electrical path cells are connected in such a way that the negative terminal of one cell is connected to the positive of the next cell, then such a combination is said to be series combination. इसके लिए तो मैं बोलता हूँ फिजिक्स में डायग्राम्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि तुमको डायग्राम देखा है तो एक्सप्लेन करते आएगा। इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सेम पाथ है ये। ऐसा तो नहीं किया ना, एक सेल इधर लगा दिया दूसरा कहीं और लगा दिया, तो सर्किट तो कॉम्प्लिकेट हो सकता है ना। सर्किट में 10 ब्रांच होंगे, एक सेल एक ब्रांच में है, दूसरा सेल 10वीं ब्रांच में है, तो उसको बोलोगे क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, नहीं बोल सकते हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा, जब सेम इलेक्ट्रिकल पाथ हो। अब इलेक्ट्रिकल पाथ मतलब रास्ता, किसका रास्ता, करंट का रास्ता। ये क्लास के बाहर भी एक रास्ता है जो क्या है, पाथ है। वो आपका पाथ है आने जाने के लिए, यहाँ पे किसका पाथ है, करंट का पाथ है आने जाने के लिए। तो इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ, इन एन मतलब सेम इलेक्ट्रिकल पाथ, सेम इलेक्ट्रिकल पाथ में अगर दो सेल कनेक्टेड है सच दैट सेल का नेगेटिव, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को कनेक्ट होगा, तो क्या बोलोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो द सेल्स आर सेट टू बी इन सीरीज, द सेल्स आर सेट टू बी इन सीरीज, सेट टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन if 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 negative terminal of one cell, if negative terminal of one cell is connected to positive terminal of next cell। अब ऐसा बोलना जरूरी क्यों है, क्योंकि दो ही दिखा है, तीसरा दिखाऊंगा तो एक का नेगेटिव अगले का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव अगले का पॉजिटिव ऑफ नेक्स्ट सेल। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे
देखो एक चीज समझ लेना, जब जब तुम वर्ड करो यूज करोगे टर्मिनल, टर्मिनल मतलब पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10 सेल लगा दिए, ये एक टर्मिनल हो गया और ये दूसरा टर्मिनल हो गया, और इन दो टर्मिनल के बीच में क्या है, 10 सेल है। यहाँ पे कितने है, 2 सेल। तो सपोज हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है इस पे, सपोज इसका वोल्टेज 1.5 है, इसका वोल्टेज 1.5 है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितना है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टर्मिनल वोल्टेज मतलब द रिजल्टेंट वोल्टेज इज इक्वल टू, तुमने क्या किया, एडिशन, इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ किसका, किसका, वोल्टेजेस ऑफ, वोल्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इंडिविजुअल सेल के वोल्टेज को ऐड किया ना। हाँ, तो फिर ये याद रखना, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट वोल्टेज मतलब टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, तो रिजल्टेंट वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज इज द अलजेब्राइक सम ऑफ 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 वोल्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल सेल। फिर एग्जांपल लेके देंगे हम लोग यहाँ पे बाद में। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन the terminal voltage or the resultant voltage is the algebraic sum of, is the algebraic sum of voltages of voltages of individual cell। यहां तक क्लियर। यस। आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन की जरूरत है, 40 मिनट के ऊपर कैपेसिटी नहीं है आप लोगों का बैठने का। 40 मिनट हुए तो बस अभी कब बंद होगा, क्या करेंगे ना, सिलेबस तो करना पड़ेगा खत्म। तो थोड़ा सा मेडिटेट करो, हेल्प होगा आपको, सच में हेल्प होगा। यहाँ तक क्लियर। 2-5 मिनट में खत्म होने ही वाला है, तो ध्यान दो। अब वो एग्जाम्पल मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ। For example, if we have two cells of 1.5 volt each connected in series, then the resultant voltage is 3 volt. If we have three cells of 1.5 volt each, then the resultant voltage is 4.5 volt. वो अभी आपको पता है, हमको चाहिए इक्वेशंस। ये इक्वेशन लिखने के पीछे एक रीजन था। अब हमने जो यहाँ पे सेल्स दिखाए हैं, इस सेल में मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, हो सकता है। तो इमेजिन हमारे पास 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है, जितने भी सेल है, हर एक सेल के पास क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैं फिलहाल 2 ही दिखा रहा हूं। तो ईच सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जैसे आपने बोला वोल्टेज इसका एडिशन होगा, वैसे ही इमेजिन, इमेजिन थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस, ये ईएमएफ पहले सेल का, और ईएमएफ को कैपिटल ई भी लिखते हैं, स्मॉल ई भी लिखते हैं, किसी किसी जगह पे इप्सिलॉन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, इप्सिलॉन। ये इप्सिलॉन 1 मतलब ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल, ये इप्सिलॉन 2 मतलब ईएमएफ ऑफ, ये R1 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, ये यहाँ पे R2 मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, बराबर। तो मेरे पास अगर 2-2 वोल्ट के ईएमएफ के 2 सेल है, तो टोटल कितना हो गया, तो टोटल रिजल्टेंट ईएमएफ कितना हो गया। हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे इक्वेशन के टर्म्स में तुम अभी भी नहीं बता रहे हो। इप्सिलॉन 1 प्लस इप्सिलॉन 2, तो अगर 3 होंगे तो क्या लिखोगे। वेरी गुड, करेक्ट। 4 होंगे तो इप्सिलॉन 1 प्लस इप्सिलॉन 2 प्लस इप्सिलॉन 3 प्लस इप्सिलॉन 4। ऐसे अगर n हुए तो इन जनरल कहां तक जाओगे, इप्सिलॉन n तक। तो इप्सिलॉन 1, आपको याद है इसको लिखते हो समेशन इप्सिलॉन आई, आयरन सम
यहाँ तक क्लियर। अब अगर सेल सीरीज में है तो उनके रेजिस्टेंसेस भी कैसे है, सीरीज में है। तो व्हाट इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस Rn, मतलब क्या, समेशन समेशन Ri आयरन, वेरी गुड। अगर उनके ईएमएफ सीरीज में है, उनके रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो उनके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसमें है, तो फिर रिजल्टेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, बताओ बताओ। V1 प्लस V2 अप टू, मतलब क्या, अगर आपको याद होगा हमने अभी अभी लिखा था E माइनस, लेकिन यहाँ पे E को क्या लिख रहे हो, मतलब क्या लिख रहे हो, इप्साइलन, इप्साइलन लिखा ना आपने, और क्या लिख रहे हो, IR, IR। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक सेल था क्या, यहाँ तो एन सेल है, तो समेशन आयरन फ्रॉम, समेशन माइनस समेशन आयरन फ्रॉम, ये बन गया आपके पास फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपको सिर्फ इतना बता रहा है, अभी अच्छे से सुन लेना, लास्ट स्टेटमेंट शांति से सुन लो, फिर मैं तुमको छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, जाने दूंगा। ईएमएफ अगर हमारे पास 2 वोल्ट है, ऐसे हमारे पास 10 सेल है, तो टोटल ईएमएफ कितना, 20, रिमेम्बर। उसमें से मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में 0.5 गया, एक का 0.5 गया, तो 10 का कितना गया, 5। तो 20 में से 5 गया, तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15। वही तुमने यहाँ पे लिखा इक्वेशन के फॉर्म में। तुमने क्या बोला, टोटल ईएमएफ का 20 वोल्ट, क्योंकि क्योंकि 2-2 वोल्ट के कितने थे, 10 थे, हर एक में इंटरनल को ओवरकम करने में 0.5 गया, तो 10 का कितना गया, 5। 20 में से 5 गया, तो तुमने यही लिखा है इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर, पैरेलल कॉम्बिनेशन कल देखेंगे।